Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Here in this video, I will discuss some important multiple choice questions, that is MCQs, related to the general agriculture. So this particular video is going to be more important for those aspirants who are preparing for upcoming agriculture based exams like IBPS AEPO, AAO, ADO, NABARD, IFFCO and FCI. Here in this particular video, I will cover 15 important questions. But before starting that, make sure you have subscribed this channel and like and share this video more and more. So here we start from the first question, that is question number 1. Which of the following is correct? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है ड्यूटी ऑफ वाटर का, तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, that is duty of water is equal to 8.64 into base divided by delta. अब ये सब होते क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. जैसे डेल्टा का अगर पूछा जाता है, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मीन्स टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग इट क्रॉपिंग सीजन. तो अगर हमने फील्ड में, इमेजिन दिस इज अ फील्ड और इस फील्ड में हमने क्रॉप लगाई है, उस क्रॉप को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, पूरा पर्टिकुलर टाइम जो रहता है, उसका सीजन जो रहता है, सोइंग से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक, उस पर्टिकुलर टाइम में जो कितनी वाटर की जो टोटल डेप्थ रहती है, ठीक है, ये जो वाटर की टोटल डेप्थ रहेगी फील्ड में, उस टोटल डेप्थ को हम बोलते हैं डेल्टा. बेस क्या होता है? बेस यानी वो पीरियड, यानी वो समय, कितने दिन तक की जो क्रॉप होती है उसको कितना पानी लग जाता है, ठीक है, कितने दिन तक वो, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग से पहले तक हमने कितनी बार इरिगेशन करा, वो जो दिन था दैट इज रिफर्ड एज बेस पीरियड. और जो ड्यूटी ऑफ वाटर निकल कर आता है वो निकल कर के आता है. इनका रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि ड्यूटी ऑफ वाटर, बेस और डेल्टा, इनमें क्या रिलेशन है? दैट इज ड्यूटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 8.64 मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 2. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट proposed by Briggs Shantz in 1912, which dwarf plant they utilized as indicator? Options are sunflower, sunham, barley. यानी जो ब्रिग्स एंड शैंट्स थे, ब्रिग्स एंड शैंट्स ने 1912 में क्या करा था? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट दिया था, दैट इज PWP. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक कंडीशन होती है जब प्लांट्स में जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हो जाता है. तो इसका जब वो कंसेप्ट दे रहे थे तो उन्होंने इंडिकेटर प्लांट यूज़ करा था. वो कौन सा प्लांट था? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, सनफ्लावर. तो सनफ्लावर प्लांट को उन्होंने एज अ इंडिकेटर प्लांट यूज़ करा था. क्वेश्चन नंबर 3. Which central tendency measure is used to assess the honesty or any quality of a person? Options are mean, mode, median. यहाँ पे तो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेज़र है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंसान की ऑनेस्टी, ईमानदारी या फिर उसके अलावा कोई और सी क्वालिटी है उसमें, उसको मतलब उसको एसेस करने के लिए हम कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड. तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज़ मीडियन. मीडियन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? कोई भी जो इंसान में कोई क्वालिटी है, और वी कैन से सिंपली क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं या फिर ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, कोई भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जिसमें हमारी क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुण. तो कोई भी हमारा जो गुण होता है उसको दर्शाने के लिए, उसको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मीडियन का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. 3 तरह के सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. तो जो मीन होता है वो अगेन फर्दर डिवाइडेड होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. तो वो बात की बात है. लेकिन अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑनेस्टी के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, या फिर जो कोई दूसरे क्वालिटी कैरेक्टर्स है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मीडियन का. क्वेश्चन नंबर 4. NABARD was formed under which 5-year plan? Options are 5th 5-year plan, 6th 5-year plan, 7th 5-year plan. यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 6th 5-year plan. वी ऑल नो जो NABARD फॉर्म हुआ है वो किसके तहत हुआ है? वो 6th 5-year plan के तहत फॉर्म हुआ है. इसके अलावा जो उसका प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट का जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है. तो वो डेट आपको याद रखनी, दैट इज 12 जुलाई 1982. तो 12 जुलाई 1982 में NABARD स्टैब्लिश हो गया था. उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये 6th 5-year plan के तहत बना है. क्वेश्चन नंबर 5. LA cropping is also known as, options are multi-storage cropping, relay cropping, hedgerow intercropping, and correct answer is option C, that is
हेटेरो इंटरक्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़े साइज़ के प्लांट्स होते हैं उसको हम इस तरह से ग्रो करते हैं और बीच में एक रो होती है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज एले क्रॉपिंग और हेटेरो इंटरक्रॉपिंग। इसके अलावा जो मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग होती है बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो बड़े साइज़ के प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट बहुत बड़ा हाइट का प्लांट है, उसके बाद कोई छोटी हाइट का प्लांट आ गया हमारा, एग्जाम्पल पपाया, उसके बाद जिंजर, टर्मरिक, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हाइट की। तो इस तरह से जो हाइट में डिफरेंट हाइट के प्लांट्स को जब हम एक ही लैंड में ग्रो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग सिस्टम। उसके बाद रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, रिले क्रॉपिंग में हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं, सपोज ये हमने क्रॉप ग्रो करी, क्रॉप नंबर 1, इसको हमने ग्रो करा है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी हार्वेस्टिंग का समय आ गया, ये इसकी हार्वेस्टिंग हम का टाइम आ रहा है। इसके हार्वेस्टिंग के टाइम आने से पहले ही कुछ हफ्ते पहले ही हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड क्रॉप की सोइंग कर देते हैं। ये हमारी सेकंड क्रॉप की सोइंग हमने कर दी, उसके बाद हमने सोइंग कर दी और इसका हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, यानी ये फर्स्ट क्रॉप अब हार्वेस्ट हो चुकी है, अब सेकंड क्रॉप ही ग्रो कर रही है। अब सेकंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है तो हम यहाँ पे हमने इससे से कुछ टाइम पहले, यहाँ कुछ हफ्ते पहले अपनी थर्ड क्रॉप की सोइंग कर दी। तो इस तरह से जो सीरीज़ चलती रहती है, यानी ये पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग से ही पहले हम सेकंड क्रॉप सोइंग कर देते हैं और दूसरी क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले जब हम तीसरी क्रॉप की सोइंग करते हैं, दैट इज व्हाट इज रिले क्रॉपिंग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि एले क्रॉपिंग का दूसरा नाम क्या है, तो वो है हेटेरो इंटरक्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट? ऑप्शंस आर राइस, सोरगम, वीट। C4 प्लांट कौन सा है यहाँ पे? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज सोरगम। सोरगम जिसको हम एक नाम और इसको कॉमनली हम बोलते हैं ज्वार, ठीक है। सोरगम को हम ज्वार भी बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट C4 प्लांट है। इसके अलावा जो दूसरे और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो C4 प्लांट में आते हैं, दैट इज़ सीरियल्स की अगर बात करें तो सीरियल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मेज़, मक्का, ये C4 प्लांट है। देन शुगर केन इम्पॉर्टेंट है, मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि C4 प्लांट की कैटेगरी में आती हैं। और जो है राइस हमारा है, राइस हमारा एक ये है C3 प्लांट। वीट भी हमारा क्या है, C3 प्लांट है। तो क्वेश्चन पूछा गया C4 प्लांट के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोरगम, जिसको ज्वार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टिलेज इम्प्लीमेंट यूज टू ब्रेक सब सॉइल इज कॉल्ड। तो सब सॉइल को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन है रिच प्लो, चेसल प्लो, कंट्री प्लो। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज चेसल प्लो। कंट्री प्लो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि वो एकदम सब सॉइल जो होती है, सब सॉइल कहाँ होता है, सॉइल के सरफेस के नीचे वाले जो सॉइल है दैट इज सब सॉइल, एक हार्ड पेन की लेयर हो जाती है, तो कंट्री प्लोस नहीं कर पाएंगे, रिच प्लो से भी नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पे चेसल प्लो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ओराइजन कंटेंट इन राइस? राइस में ओराइजन कंटेंट कितना होता है? ऑप्शंस आर 10 to 15%, 6 to 7%, 3 to 4%. So if you don't know what is horizon, then I tell you, होराइजन क्या होता है? होराइजन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, इट इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन राइस क्रॉप। तो डिफरेंट क्रॉप्स के जो प्रोटीन होते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल राइस में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं होराइजन। इस तरह से वीट में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ग्लूटेन। मेज़ में होता है जीन, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स के प्रोटीन के जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि पूछ रहा है कि राइस में जो होराइजन होता है वो कितना % होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 6 to 7%। क्वेश्चन नंबर 9, द नाइट्रोजन अपटेक इन राइस इज मेनली इन डैश फॉर्म। राइस में नाइट्रोजन अपटेक किस फॉर्म में होता है? ऑप्शंस आर NH4, NO2 एंड 2। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, NH4, यानी इसको हम बोलते हैं अमोनिकल फॉर्म। अमोनिकल फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स अपटेक करते हैं राइस में। और राइस में जो नाइट्रोजन अपटेक होती है वो दो फॉर्म में होती है, अगेन कैटाइन फॉर्म में या एनाइन फॉर्म, ठीक है। कैटाइन यानी जो पॉजिटिव फॉर्म होती है और एनाइन जिसमें नेगेटिव फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 10, राइजोबियम ट्राइफोलियम इज यूज्ड इन द सीड ट्रीटमेंट ऑफ विच क्रॉप? ऑप्शंस आर राइस, बरसीम, सोयाबीन। तो राइजोबियम ट्राइफोलियम जो है बैक्टीरिया है, यू ऑल नो ये बैक्टीरिया क्या करता है, क्रॉप्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। तो ये राइजोबियम ट्राइफोलियम किसके सीड ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन में इजी हेल्प मिलती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बरसीम। तो बरसीम जो होती है इसमें हम इसके सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं राइजोबियम ट्राइफोलियम को, ताकि नाइट्रोजन का अपटेक प्रॉपर हो सके।
क्वेश्चन नंबर 11, शुगर केन इज इरिगेटेड बाय मेथड। शुगर केन को इरिगेट करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है? ऑप्शन आर चेक बेसिन, ड्रिप मेथड, फरो मेथड। तो शुगर केन के इरिगेशन में हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ फरो मेथड। फरो मेथड को हम कॉमनली यूज़ करते हैं। फरो मेथड का जो कंस्ट्रक्शन होता है, डिज़ाइन कैसा होता है, फील्ड में हम फरो इस तरह से क्रिएट करते हैं। दीज आर फरोज एंड दीज आर रिजेस। तो फरो मेथड के थ्रू हम किन किन क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है शुगर केन, इसके अलावा और भी क्रॉप्स आती हैं हमारी, पोटैटो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो आपको याद होने चाहिए जिनको हम फरो मेथड से इरिगेट करते हैं। इसके अलावा जो चेक बेसिन मेथड है उसके लिए हम कौन कौन से क्रॉप्स यूज़ करते हैं? जनरली जो बहुत ज़्यादा क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, जैसे एग्जांपल पल्सेस जो होती हैं हमारी, इसके अलावा ग्राउंड नट हो गया, ये सब आते हैं। ड्रिप मेथड जो है इंपॉर्टेंट, इसको हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई करके नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, ये वाटर जो होता है हमारा 90% जो वाटर है, अबाउट 90 to 95% जो वाटर है हमारा इसमें सेव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हम आजकल इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अवरोधी इज़ अ विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। बहुत फेमस वैरायटी है, ये किसकी क्रॉप की वैरायटी है? ऑप्शंस हैं चिक पी, सॉरगम, ग्रीन ग्राम। तो अवरोधी के बारे में आप जान लीजिए। अवरोधी जो है कि विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। विल्ट एक डिसीज़ होती है, इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। और ये है चिकपी, यानी जो चना होता है, इसकी वैरायटी है अवरोधी। बहुत फेमस वैरायटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अवरोधी वैरायटी जो कि विल्ट रेजिस्टेंट है चिकपी की। चिकपी के दूसरे कॉमन नाम आपको पता होने चाहिए, इसके अदर कॉमन नेम्स क्या हैं? ग्राम, इसके अलावा बंगाल ग्राम भी बोलते हैं इसको, बंगाल ग्राम, ठीक है। तो ग्राम, चिकपी, बंगाल ग्राम, ये इंपॉर्टेंट नाम है। और अवरोधी इसकी वैरायटी है जो कि विल्ट रेजिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन PPI हर्बिसाइड। तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन आर 2,4-D, पैंडेमेथिलिन, फ्लूक्लोरलिन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्लूक्लोरलिन। नाउ टेल यू व्हाट इज PPI। जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड होते हैं वो क्या होते हैं? सी 3 कैटेगरीज के हर्बिसाइड होती हैं। एक होता है PPI, एक होता है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, एक होता है पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। 3 कैटेगरीज होती हैं। तो पहली कैटेगरी जो होती है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड, इसमें क्या होता है? इमेजिन ये हमारा कोई फील्ड है, इसमें हमको कोई क्रॉप की सोइंग करनी है, बट अभी हमने सोइंग करी नहीं है। सोइंग से पहले, सोइंग से एक दिन पहले जो हम हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं दैट इज रिफर्ड एज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। प्री इमर्जेंस में क्या होता है कि हमने फील्ड में अब क्रॉप की सोइंग कर दी है। यहाँ पे हमने क्या करी? सोइंग कर दी है। सोइंग के 1-2 दिन बाद ही क्या होता है, अभी हमने जस्ट सोइंग करी है, क्रॉप के जो सीड्स हैं वो इमर्ज आउट नहीं हुए, इमर्जेंस से पहले, तभी इसका नाम है प्री इमर्जेंस, यानी इमर्जेंस से पहले। तो हमने सोइंग करी, सोइंग के 1-2 दिन बाद जब हम हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं दैट इज रिफर्ड एज प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड। और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? सोइंग हमने कर ली, सोइंग के 1 महीने बाद, 1 महीना कितना होता है? दैट इज अराउंड 30 to 45 डेज, ठीक है। तो 30 to 45 डेज आफ्टर सोइंग में जब हम हर्बिसाइड एप्लीकेशन करते हैं, जब हमारी पूरी जो क्रॉप है वो इमर्ज आउट हो चुकी है 1 महीने बाद, तो ये एप्लीकेशन को हम बोलेंगे पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो फ्लूक्लोरलिन जो है वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 14, मार्जिनल प्रोडक्ट इज रेशियो ऑफ। ऑप्शंस आर इनपुट आउटपुट, ऑप्शन बी आउटपुट इनपुट, ऑप्शन सी कॉस्ट इनकम। तो यहाँ पे पूछा गया मार्जिनल प्रोडक्ट का रेशियो जो है वो क्या है? दैट इज ऑप्शन बी आउटपुट इनपुट। आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का वही होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज। तो वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर नॉन यूनिट कॉस्ट, नॉन यूनिट कॉस्ट, यूनिट लेवल कॉस्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, दैट इज यूनिट लेवल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम यूनिट लेवल कॉस्ट भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि इसका क्या नाम है, और दूसरा नाम दैट इज यूनिट लेवल कॉस्ट। सो थैंक यू गाइज for watching the complete video, and if you like this video then don't forget to like this video and also share and subscribe this channel.